So this is, dear student, this is session number 20, and it's about teaching language structures or construction. But we will continue from where we discontinued in session number 19. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. session number 19, we were talking about inductive approach. So first I'm telling you about approaches, so that when we talk about teaching language structure, so we should not have any problem regarding their approaches or methods. ये इंडक्टिव अप्रोच क्या है और डिडक्टिव अप्रोच क्या है, तो ऐसा ना हो कि हम बाद में फिर इस अप्रोच की वजह से आपको पता ना चले कि यार सर ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. तो इस तरह से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टर्म्स का ही नहीं पता होता, एंड दे लर्न नथिंग. एनी हाउ, in the last class, if you remember, last session I talked about this one. I get approach, inductive approach. We are talking about inductive approach, in which discovery first and practice then. And how do you get discovery? So this is actually a very modern method, and this is the method which is normally used at university level and at uh, an intermediate level, means where students already have knowledge. अब एक स्टूडेंट के पास नॉलेज ऑलरेडी है और आप उसको नए शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट बोर हो जाएगा. ये सोचेगा यार ये तो ऑलरेडी मैं जान चुका हूँ, फिर ये मस्जिद क्यों मुझे उसी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं. जैसे आपने बहुत सारे लैंग्वेज सेंटर में देखा होगा, पार्ट स्पीच को शुरू से डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं. So it makes things boring. So why shouldn't we use inductive approach over there? And in inductive approach, what we have, we first see what students have in their knowledge, and then we give them practice according to their knowledge. So discovery first and then practice. Is that clear? फिर हमने एक पैसेज लिया, मैंने आपसे कहा था कि दिस इज कॉल्ड लिटरेचर. लिटरेचर इज वेरी वास्ट. एनीथिंग दैट इम्पार्ट्स नॉलेज, एनीथिंग दैट गिव अस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो लिटरेचर. लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास नावल है या पोइट्री है, वही. एनीथिंग दैट गिव अस नॉलेज, इवन न्यूज़पेपर्स, magazines, they are also the part of literature because they give us or convey us knowledge. तो हम न्यूज़पेपर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. We can also use articles from magazines. We can use things from internet, Wikipedia, or from different sources. We can use things. Even you can take passages from novel, from you can use poetry, short poems का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि आसान हो. And then you can ask students about those things. For example, इस पे हमने बात की थी कि जैसे ये आपके पास एक पैसेज है जिसमें लेप्रोसी के बारे में बताया जा रहा है. अब आप स्टूडेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेक स्टूडेंट फर्दर, जैसे मैंने आपसे कहा, इफ यू आर टीचिंग स्टूडेंट टेंसेस, सो यू कैन आस्क स्टूडेंट्स अबाउट टेंस, दैट व्हाट टेंस, व्हिच टेंसेस आर यूज्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. तो कौन से टेंसेस यहाँ पे इस्तेमाल किए गए? ये सरिया कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया, जल्दी बताएं, इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. Present perfect. या प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया. इन प्रेजेंट टेंस वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट. Present tense is used in this particular paragraph. We can see there is one tense used, that is called present tense, and two aspects of present tense, present perfect and present simple. इन दो का इस्तेमाल किया गया है. तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपने पास से लिख लेगा, बल्कि आप ये कह दीजिएगा अंडरलाइन. आप ये भी स्टूडेंट से कह सकते हैं कि अंडरलाइन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसको अंडरलाइन करेगा इस तरह से, उसके बाद उसके ऊपर लिख देगा प्रेजेंट परफेक्ट. यूँ वो इसके ऊपर लिख सकता है प्रेजेंट परफेक्ट. सिमिलरली जहाँ जहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट नज़र आ रहा है वो उसको क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा, एंड ही विल और शी विल राइट लाइक दिस. In this way, you have made student discover present
परफेक्ट टेंस, आपने उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो डिस्कवर करवाया. नाउ देयर इज अनदर पैसेज, एक और पैसेज आपके सामने है. हु विल रीड दिस पैसेज? सपोज आपका टीचर आपके सामने ये पैसेज पढ़ रहा है. John told me an amazing story about his friend Kevin. Once he was on holiday with a friend of his, a guy named Gordon. They had gone out for dinner in the resort they were holidaying in and had stayed out quite late. As a result, they missed the last bus and had to walk home. Kevin was knocked down by a car as he crossed the road near their hotel. Perhaps he hadn't looked carefully enough before crossing the street. आप पढ़ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने. But a car was coming down the street and he ended up underneath it. He was in real danger. Somehow they had to get the car off him. इस पढ़ने से आप स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं. But there was only the female driver of the car and Gordon. That's when Gordon did this amazing thing, despite the fact that he is not very strong. He somehow managed to lift the car of Kevin just long enough for them to get him out. Kevin stayed in hospital for some time, but he made a complete recovery. He says that he might have died if Gordon hadn't been so heroic. Gordon still can't understand how he did it, but he has quite enjoyed being a hero. So ये एक पैराग्राफ है. When you read this paragraph to your student, आपको स्टूडेंट के लेवल पता होगा कि वो इसको समझ भी सकते हैं या नहीं. जब आपने स्टूडेंट के सामने पैराग्राफ पढ़ा तो स्टूडेंट से आप पूछेंगे टेल मी अबाउट इफ यू आर टीचिंग देम टेंसेस, सो आप यू कैन आस्क मी टेल मी अबाउट व्हिच टेंस वाज दिस पैराग्राफ इन. तो ये पैराग्राफ किस टेंस में मेंशन किया गया है? यस Sir, past simple. past simple. So you can ask your students to underline past simple verbs. आप उनसे कह सकते हैं कि आपने सिर्फ past simple verbs को underline करना है, so they will underline past simple verbs. तो वो लोग क्या करें, स्टूडेंट्स आपके क्या करेंगे, अगर आपने उनको पढ़ा है, पढ़ के बताया है, तो वो बताएंगे दिस पैराग्राफ वाज इन पास्ट सिंपल. और अगर आपने उनको कुछ दिया एक्टिविटी की सूरत में या कुछ आपने उनको दिया या बोर्ड पर कुछ लिखा है, तो उस सूरत में बोर्ड पर आपको बताएंगे तो आपने वहाँ जाकर अंडरलाइन करना होगा पास्ट सिंपल को. जैसे पास्ट सिंपल यहाँ पर कहाँ है? Sir, पहली लाइन पे John told me. फर्स्ट लाइन पास्ट सिंपल. ठीक है, टोल्ड को आपने सिर्फ अंडरलाइन किया, ओनली यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब, देन यू विल सी दिस इज पास्ट सिंपल. हैड गॉन इज नॉट पास्ट सिंपल, इट इज पास्ट परफेक्ट. इसको आप अंडरलाइन नहीं करेंगे. वर हॉलीडेइंग, इट इज पास्ट कंटिन्यूअस. दे मिस्ड, दिस इज पास्ट सिंपल. राइट, इस तरह से आपने अंडरलाइन करके बताया कि इन दिस पैराग्राफ देयर आर 4 5 6 7 8 7 प्लेसेस वी हैव पास्ट सिंपल. ठीक है, इस तरह से आपने फिर वो आप जब आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, बता दिया, देन दे विल आस्क यू. फिर आप स्टूडेंट से कहेंगे दिस इज हाउ. इस तरह से मैंने आपको बताया. आप मजीद उस पर अगर कुछ जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल पर पास्ट परफेक्ट, फिर आप स्टूडेंट से कहेंगे नाउ टेल मी अबाउट पास्ट परफेक्ट, वेयर वी हैव पास्ट परफेक्ट वर्ब इन दिस पैराग्राफ, डू वी हैव पास्ट परफेक्ट वर्ब? तो वो कहेंगे यस सर वी हैव. तो फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट से कहना अंडरलाइन देम, उनको भी अंडरलाइन कर लें. अगर आपने उनको कुछ दिया हुआ है उनके पास मौजूद है, तो दे विल अंडरलाइन पास्ट परफेक्ट. ये पास्ट परफेक्ट वर्ब हो गया जिसको अंडरलाइन उन्होंने कर दिया. और ऊपर वो लिख भी सकते हैं पी, पास्ट परफेक्ट के लिए पी कर सकते हैं, और पास्ट सिंपल के लिए पीएस कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म दे कैन यूज. So this is how they have understand and they have discovered that past perfect is this one and past simple is this one. अच्छा, इसके अलावा कोई हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी अगर हो, हाइपोथेटिकल मतलब माइट हैव डाइड, कुड हैव डाइड, शुड हैव डाइड, तो वो भी आप कह सकते हैं. इट्स अप टू यू हाउ यू आर मेकिंग एक्टिविटीज. They can then discuss why each is used before going on to a practice stage and immediate creativity of their own. तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि why was
past simple used in this paragraph, why was past perfect used in this paragraph, ये सवाल भी आप उनसे कर सकते हैं, and they will tell you the reason why they were used. फिर उसके बाद you can go for further stage practice. फिर आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी उनसे आप इस हवाले से मालूम करवा सकते हैं, because you know that they know about the structure of past simple and they need practice. Is this clear? एक बहुत ही अच्छा इसमें जो नॉर्मली हम प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, मैं जस्ट आई एम गिविंग यू राइट नाउ वन आइडिया, वो ये भी है कि यू कैन गिव देम अ सेंटेंस दैट इज इनकम्प्लीट. फॉर एग्जांपल, वंस आई वाज कमिंग टू माय यूनिवर्सिटी, ऑन द वे आई सॉ. अब इसको आपने स्टूडेंट से कहना है कि नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, यू हैव टू डेवलप दिस सेंटेंस इनटू अ स्टोरी. Think for, you can give them some time, 10 minutes, 5 minutes, and then you can ask them, you can call them in front of the class and they will come and they will tell their different stories. Is this clear? Yes, sir. Okay, now merits and demerits. If you talk about merits and demerits of the activities of inductive one, so you can see discoveries. डिस्कवरी एक्टिविटीज, जिसको हम डिस्कवरी एक्टिविटीज भी कहते हैं. डिस्कवरी एक्टिविटीज लाइक दिस सूट सम स्टूडेंट वेरी वेल. कुछ को तो बहुत सूट करता है. दे एंजॉय वर्किंग दिस थिंग्स आउट. वो काफ़ी इंजॉय करते हैं जब वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. बिकॉज क्यों? बिकॉज दे ऑलरेडी नो, हैव नॉलेज ऑफ. जैसे मैंने आप लोगों से पूछा व्हाट इज कंडीशनल, तो मुझे इस एट दिस लेवल यू मस्ट नो अबाउट कंडीशनल. इस लेवल पे आपको कंडीशनल का लाजमी मालूम होना चाहिए. अगर आपको मालूम नहीं है, इफ यू डोंट नो अबाउट कंडीशनल, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू. आपको इसको स्टडी करनी चाहिए, because you are the student of advanced level. At advanced level students must know all these things. उनको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए. आपकी प्रैक्टिस कुछ और चीज़ों में होनी होगी. यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज. तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स और ये चीज़ें होती हैं, दीज आर टॉट एट इनिशियल लेवल. और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं विच आर टॉट एट सम upper level. Many people think that the language they understand in this way is more powerfully learned. बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर इस तरह से लैंग्वेज को सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में सीखी जाती है. बिकॉज दे हैव टू मेक सम कॉग्निटिव एफर्ट. उनको अपनी कुछ कॉग्निटिव एफर्ट, कहते हैं कि अपने जहन को इस्तेमाल करना होता है एज दे अनकवर्ड इट्स पैटर्न, क्योंकि वो खुद से उसको अनकवर्ड करते हैं. देन इट वुड हैव बीन इफ देयर वर टोल्ड द ग्रामर रूल्स फर्स्ट एंड डिडंट हैव टू मेक सच एन एफर्ट. क्योंकि अगर उनको पहले ग्रामर रूल्स बता दी जाते और फिर ये बताते तो उनको एफर्ट सीनियर करनी पड़ती. However, not all students feel comfortable with this approach. लेकिन सारे स्टूडेंट इस अप्रोच से कंफर्टेबल नहीं है. ये मैंने आपसे कहा कि you have to see your class whether your students are of that level or not. ये आपको पता चला होना चाहिए. They would still prefer to have things explained to them first, and a lot will depend on their level. तो ये सब कुछ उनके लेवल पर डिपेंड करता है. अगर आपको किसी ऐसी क्लास में या किसी ऐसे एरिया में आप पढ़ा रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है अंग्रेजी में काफ़ी वीक हैं, सो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी. फिर आपने देखना है कि आया आपको डिडक्टिव मेथड को यूज़ करना है या इंडक्टिव को यूज़ करना है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is generally easier for more advanced students to analyze language using discovery procedures than it is for complete beginners. तो ये एडवांस के लिए ज़्यादा बेहतर है और बिगिनर्स के लिए you can go for deductive. Then you can see discovery activities are especially useful when the students are looking at the construction of a specific language for the second or third time. पहले वो पढ़ चुके हों. When we ask them to look at the use of different past tenses in a story and to work out how they are used and why, we assume that they know the individual tenses. तो हमें पहले पता होता है. मिसाल के तौर पे, if I teach you passive voice, if I teach you direct and indirect, so what do you think about this? मैं आपको, आप किसी को पैसिव पढ़ा रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या टेंसेस उसके ऑलरेडी पक्के होंगे ना. Just need your response. If you teach somebody else or if you are teaching somebody else passive voice or narration, so don't you think that they are already very good at tenses? Yes, sir. ऐसे ही होगा ना. Yes, sir, of course. If somebody doesn't know about tenses or if a student do not know about tenses well or they are not good at tenses, so how can we teach or teachers teach them direct and indirect? How can teachers teach them passive voice? These things are only taught when they are very good at tenses, because when you teach direct and indirect,
You will not teach students about tense. You just tell them about the construction, or you will tell them about the changes which happen when we change direct into indirect. अब वहाँ पे अगर उस स्टूडेंट्स को आप बताएंगे कि आपने पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, आपने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में ले जाना है, अब स्टूडेंट को पास्ट कंटिन्यूस नहीं आ रहा या पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस टेंस नहीं आ रहा, तो ये तो मसला हो जाएगा, फिर स्टूडेंट थोड़ी सीख सकेगा। तो पहले उसके टेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर उसके बाद वो पास्ट को प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर सकेगा, पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर सकेगा, एंड दीज थिंग्स विल हैपन। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें होती हैं, ऐसा ना हो कि हम आगे की चीज़ें पीछे पढ़ाने की कोशिश करें, एंड दिस इज हाउ नथिंग विल हैपन, स्टूडेंट्स विल लर्न नथिंग। द डिटेक्टिव वर्क they are doing now is intended to expand and deepen their knowledge and revise things they are already familiar with। तो इसमें इंडक्टिव में ये होता है कि you are making them revision, revise things। फिर ये कंपैरेटिव स्टडी है डिडक्टिव और इंडक्टिव की, तो इसमें आपके पास क्या है कि डिडक्टिव मेथड इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज, इट गिव्स, इंडक्टिव में आपके पास न्यू नॉलेज आती है। डिडक्टिव इट इज़ अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, इसमें वेरीफाई करते हैं आप, स्टूडेंट्स डिस्कवर करके आपसे वेरीफाई करवाता है। इंडक्टिव में इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी, सो इंडक्टिव इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी, इसमें कोई चीज़ आप डिस्कवर करते हैं। जबकि डिडक्टिव में क्या है कि वेरिफिकेशन हो रही होती है कि जो आप पढ़ा रहे हैं। इफ इट इज़ द मेथड, डिडक्टिव में क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, टीचर डोमिनेट कर रहा होता है। एंड इंडक्टिव में इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, तो यही टीचिंग मेथड होता है सही मानों में। नंबर 4, चाइल्ड गेट्स रेडी मेड इंफॉर्मेशन एंड मेक्स यूज ऑफ इट। जो बच्चा जो जो जिसको भी आप पढ़ा रहे हैं वो रेडी होता है और अलर्ट होता है इन इट। वेयर इज इंडक्टिव मेथड, चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चीज़ ऑब्टेन करता है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर स्टार्टिंग में तो हमने यही पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हम ग्रामर के थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर के थ्रू ही हम पढ़ाएं। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा अगर लैंग्वेज प्रोड्यूस करना चाहे, इंग्लिश फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहे, तो उसके लिए ग्रामर शर्त नहीं है, कन्वर्जेशन जो है और जो माहौल है, कन्वर्जेशन है, वो शर्त है। तो अब यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ग्रामर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रामर रूल्स क्यों हम उनको क्यों देख रहे हैं? ये किन से आपने सुना था, किसने आपको किसने बताया था आपको, मतलब कोई ऐसी शख्सियत हो जो इस फील्ड में बहुत जानी पहचानी हो, कोई ऐसा मतलब ऑथेंटिक सोर्स हो जिसने आपको बात कही हो? सर मोस्टली यही कहा जाता है कि ग्रामर जो है वो जरूरी नहीं है कि ग्रामर के थ्रू ही बच्चा जो है वो इंग्लिश सीखे, मीन्स इंग्लिश बोलना सीखे। अगर ग्रामर जरूरी नहीं है तो क्यों हमारे पास बुक्स में, व्हाई डू वी लर्न ग्रामर फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव ग्रामर्स। चलें आप ही बात लेते हैं, ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ग्रामर why do we have grammar in schools, why do we have grammar in colleges, even at university level we have grammar, everywhere we have grammar. Without grammar how will you learn? We are not learning English as a, we are second language, we are learning English as a second language। तो हमारी अपनी ज़बान तो है नहीं कि हमें बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी मालूम हो। एक तो होता है ना यूनिवर्सल ग्रामर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हर लैंग्वेजेस की एक जैसी होती है, वो तो चलो समझ में आती है। If you don't know about grammars, how will you make them, how will you arrange them properly? हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में जाके रह रही हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप उन लोगों से उठ रही है बैठ रही हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में रहते हैं तो हम लोग उनकी ज़बान सीख जाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। क्या हमारे पास वो फैसिलिटी या वो माहौल यहाँ पर है क्या? तो सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि माहौल मतलब देना चाहिए ना, कि माहौल अगर स्टूडेंट्स को मिलेगा तो फिर वो सीख जाएंगे। जी, माहौल, और याद रखिएगा एक तो होता है बोलना, आप स्पोकन तो सीख जाएंगे, रिटर्न नहीं सीख पाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप अगर इफ़ यू आर लिविंग विद
पश्तो स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग जो कराची में हमारे पास एक बड़ी तादाद में, आप अगर इनके साथ या ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पे आपको हमारे जो पश्तो स्पीकिंग भाई या पंजाबी स्पीकिंग या और दीगर जो कम्युनिटीज़ के उनके साथ आप रह रहे हैं मिलके, तो क्या होगा कि अगर आप उनको बहुत सुन रहे होंगे, एक तो होता है बंदा इंटेंशनली सुनता है और एक होता है अनइंटेंशनली आपको सुनने को मिल रहा है या उनके साथ आपकी गैदरिंग हो रही है। आप सुनने को अगर आप सुन ही रहे होंगे तो आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, और अगर आप साथ बोल भी रहे होंगे, कोशिश भी कर रहे होंगे, योर स्पीकिंग स्किल्स विल आल्सो इंप्रूव। आर यू गेटिंग मी? तो आपकी इसकी जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे हमारे मैंने देखे उर्दू बोलने वाले जिनको सिंधी ज़बान बहुत अच्छी आती है और बलूची ज़बान भी बहुत अच्छी आती है। इसकी वजह ये कि वो उस जिस जगह पर रह रहे थे वहाँ पे सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी रह रही है और बलूची स्पीकिंग कम्युनिटी रह रही है, तो उनके साथ उनके उठना बैठना, फिर बातचीत होना, फिर दोस्त यार उनकी महफिल, मतलब इन सब जगह पे वो सुनते हैं, फिर वो कोशिश खुद भी करते हैं बोलने की। दिस इज़ हाउ दे हैव लर्न बोथ दिस लैंग्वेजेस। इसी तरह से इफ़ दोज हु गो अब्रॉड एंड हु स्पेंड देयर टाइम ओवर देयर and they try themselves, so what happens there, they learn that language as well. लेकिन याद रखिएगा, when we are educated then we must need to speak and write both। ये तो आपने स्पोकन सीख ली, what about writing, what about things in a proper manner? उसके लिए आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर की। सो ग्रामर इज समथिंग दैट डेफिनेटली टेल अस अबाउट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ किस वक्त किस तरह से बोलना होगा और किस चीज़ को हमने किस जगह रखना होगा, कौन सा स्ट्रक्चर इस लिहाज से बेहतर है, कौन सा उस लिहाज से बेहतर है। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी लर्न थ्रू ग्रामर। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन ज़्यादा अहमियत देना, और मैंने आपसे जैसे कहा व्हेन वी ऑलरेडी हैव नॉलेज, तो हमें इंडक्टिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, ना कि डिडक्टिव की तरफ जाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू गेट मोर थिंग्स फ्रॉम स्टूडेंट्स रादर देन आर सेल्फ, यानी कि बजाय से कि हम ज़्यादा बोले, स्टूडेंट से ज़्यादा बुलवाना चाहिए और क्रिएटिविटी कुछ होनी चाहिए क्लास के अंदर। तो वो फिर आप क्लास लेवल को देख कर डिसाइड करेंगे कि क्या है। सर बिगनर्स लेवल पे हम किस तरह से, अगर मीन्स हमें स्टार्ट करना है, अब स्टार्ट स्टार्टिंग में लेना है, आप, तो हम स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए अब आप फॉर मुझे इंग्लिश बताएं कि लैंग्वेज? यू आर टीचिंग। देखिए हमारे यहाँ कोई भी फॉल्स, हमारे यहाँ ट्रू लर्नर्स कोई भी नहीं है। ट्रू लर्नर्स का मतलब जिसको कुछ ना आता अंग्रेजी के बारे में। वी हैव लर्नर्स, दे आर कॉल्ड फॉल्स लर्नर्स, मींस दे हैव सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कुछ ना कुछ उनके पास इंग्लिश की नॉलेज होती है जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। अब आपने उस नॉलेज के तहत यू हैव टू टीच देम। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कंडीशनल, यू आर टीचिंग देम कंडीशनल। कंडीशनल, अब आप पहले उनको बताएंगे कंडीशनल होता क्या है, ये आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन यू so you have to start with grammar portion, and when you feel that student have learned enough और उसको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल गया, then you can go for functional English, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल यानी सिचुएशनल टाइप ऑफ इंग्लिश, जिसमें आप सिचुएशन के थ्रू डिराइव कर रहे होते हैं। सो इट इज़, इफ समबडी सेज दैट ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो दुरुस्त कह रहा है। ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स वी शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर। और इसकी एक मेन आपके पास चीज़ है कि आपके पास हर जगह ग्रामर है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई एक लैंग्वेज सेंटर बताते हैं जहाँ ग्रामर नहीं होता। हर लैंग्वेज सेंटर में ग्रामर टीचर इज द मेन टीचर। ग्रामर टीचर जो हेड टीचर होता है। कॉन्वर्सेशन तो कोई भी करवा लेता है, लेकिन ग्रामर हर एक पढ़ा भी नहीं सकता। यस थैंक यू सर। तो ये जो सोच है ना कि ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो देखिए इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, बट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट वी शुड फोकस ऑन कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेटिव मेथड पर जाना चाहिए, वेयर वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। वी शुड हैव अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर वेयर इंग्लिश इज़ ओनली स्पोकन। ओके,
Then we have अब ये आपके पास कुछ सवाल है. You can see from your books as well, which I am mentioning here. When do students study the structure? So when students study the construction of a specific feature of language, they do so either because it is new to them and they want to understand and use it, or because they want to revise it in order to improve their ability to use it without making errors. तो वो या तो उसके लिए नया होता है या तो वो उसको रिवाइज करना चाहता है. The immediate goal of this kind of language study is to increase knowledge of the language system, so that the longer term aim of improving productive and receptive skills can be achieved, ताकि ये दोनों skills achieve किए जा सके. तो स्टूडेंट्स क्यों सीख रहा होता है स्ट्रक्चर? क्योंकि उससे उसके लिए नॉलेज में वो नहीं होता, या वो उसकी नॉलेज में होता है बट ही डज नॉट नो हाउ टू यूज इट इन अ प्रॉपर मैनर. मिसाल के तौर पर आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. आपने आज फॉर एग्जांपल you want to teach your students how to express desire. How to express desire. This is what you want to teach your students. So what will you do? You want your students to express desire, or you want your student to talk about the existence. There are different situations. So you want your students to talk about the existence and presence of a person or thing. So what structure will you teach? Yes, hurry up. There are numerous structures. बहुत सारे structures हैं. Sir, there are. There are. So you will go for there are. You want to teach your students today there are. आप इंडक्टिव अप्रोच पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पहले जुमले बोर्ड पर लिख देंगे. There is a boy in the corner of the street. There are 2 books on the table. There is there was a book, or there was a shop near here. Now you can see over here, there is a boy in the corner of the street. So what are you talking about? You're talking about the presence of the boy in the corner of the street. आप स्टूडेंट के क्या बताएंगे कि we are talking about the presence of the. अब यहाँ पे एक चीज़ का ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप स्टूडेंट्स को जब देखें कि आपकी वो बात नहीं समझ रहे, ठीक है, और वैसे तो हम टारगेट लैंग्वेज जो कोशिश करते हैं स्टूडेंट को पढ़ाएं, बट व्हेन वी फील दैट स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग द टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी टारगेट होती है लैंग्वेज, अगर इंग्लिश में नहीं समझ रहा तो हम उस सूरत में फिर मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं. मदर टंग से मुराद ये कि इफ़ वी आर लिविंग इन कराची तो वी शुड यूज़ हियर उर्दू. तो उर्दू का इस्तेमाल हमने यहाँ पे करना है. फिर इसमें कम्युनिटी का डिफरेंस भी आ जाता है. तो चूँकि कराची में तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लोग ही रहते हैं, तो यहाँ पे फिर उर्दू ही इस्तेमाल होते हैं. आप कोई अगर पंजाब में पढ़ा रहा होगा तो वहाँ चूँकि पंजाबी अक्सर मिलते हैं, तो वहाँ पर वो फिर अपनी अपनी उसका प्रोविंशियल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज का भी बड़ा अमल दखल है. विच लैंग्वेज आर यू यूजिंग टू टीच योर स्टूडेंट्स?
अच्छा, आप स्टूडेंट को आप बताएंगे कि देयर इज अ बॉय इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द बॉय. देयर आर टू बुक्स on the table. Here we are talking about the existence of two books where on the table. There was a shop near here. Here we are talking about the existence of a shop near this place. So we are talking about here what existence and presence of a person or place. अब आप उसको ये बताएंगे या वो स्टूडेंट को डिस्कवर करेगा या आप उसको बताएंगे और उसके बाद आप इसका जो है स्ट्रक्चर भी रिवील कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन. दिस इज द स्ट्रक्चर. देयर इज R. There is R or was, were, will be. या आप उनको स्टूडेंट्स को मजीद आसानी के लिए यू भी कह सकते हैं. देर इज आर प्लस क्या आना चाहिए. What should we use here? Object. ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा. What should we use here? Object, complement, adverbial. इसके लिए आपको पहले स्टूडेंट को बताना होगा कि व्हाट आर द पार्ट्स. अगर स्टूडेंट को नहीं मालूम देन यू शुड टेल देम अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर. अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर. और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप उनको और आसान करके बता दें कि देयर इज देयर आर प्लस नाउन. ठीक है. और यू कैन ऑल्सो यूज हियर यू नो एडवर्बियल वगैरह वगैरह जो भी हो. और फिर आप स्टूडेंट को बता सकते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट पास्ट देन यू शुड यूज देयर वाज एंड वर. आगे यही. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट फ्यूचर देन यू शुड यूज ओनली देयर विल बी. अब स्टूडेंट आपसे पूछेगा सर वॉज और वर्क का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये नॉर्मली उनको मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम तो आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर्क फॉर प्लूरल, इज फॉर सिंगुलर एंड आर फॉर प्लूरल एंड विल बी फॉर ऑल. सो दिस इज हाउ यू हैव एक्सप्लेन देम. देन यू कैन आस्क देम टू मेक सम सेंटेंसेस. आपने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ यू कैन आस्क देम टू मेक सम सेंटेंसेस. तो स्टूडेंट कुछ जुमले बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू टू मेक सम सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट. कैन यू मेक सम सेंटेंसेस. Yes, can you make some sentences? एक आध जुमला तो बना दें. There are many animals in There are many animals in the zoo. the zoo. Yeah. इस Yes. तरह से आप फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं. नाउ प्लीज यू मेक सम सेंटेंसेस. शुरू में हो सकता है दे विल फील अ लिटिल स्केर्ड. थोड़ा सा हो सकता है उनको डर सा लग रहा हो, हेजिटेशन हो रही हो. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस as many as possible. When they make large number of sentences, then you feel that they are comfortable now. अब उनको काफ़ी हद तक समझ में आ गया और वो अच्छा सेंटेंस बना रहे हैं. Then you can give them any activity. फिर उसके बाद आप उनको कोई एक्टिविटी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप उनको कोई एक्टिविटी क्या देंगे. फिर इस पर आप सोचेंगे कि इस पर कौन सी एक्टिविटी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल
For example, this is a situation. You are a newcomer in this area. Miss, in any area, you meet a person who lives in this area. You talk to him about the area. तो आप इसको पेयर कन्वर्सेशन में ले जा सकते हैं. You call two students. One is a newcomer and second one is a residential of that resident of the area. न्यू कमर स्टार्ट करता है, ठीक है, अपनी कॉन्वर्सेशन, और रेजिडेंट जो है उस जो वहाँ का रिहायशी वो उसको बताता है. फॉर एग्जाम्पल न्यू कमर स्टार्ट विथ हाय हेलो और जो भी हो उससे स्टार्ट करता है. उसके बाद वो उससे पूछता है कि आर देयर एनी गुड स्कूल्स इन दिस एरिया. तो वो जवाब क्या देगा? Yes, there are. फिर वो पूछता है न्यू कमर्स उससे वेयर आर दे. रेजिडेंट उससे पूछता है, बताता है दे आर नियर दैट मार्केट. जो भी हो, लेकिन ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा. इससे पहले डेफिनेटली देयर विल बी इंट्रोडक्शन एंड हाय हेलो एंड ऑल दिस थिंग. देन दैट रेजिडेंट विल स्टार्ट दैट कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट दिस एरिया. देन द रेजिडेंट विल से यस प्लीज, इट्स माय प्लेजर. देन आर देयर एनी गुड स्कूल्स? एक्चुअली आई हैव two children, so I want them to study. So are there any good schools in this area? Resident will say, jawab dega, yes there are. Then newcomer can ask where are they? Resident will reply that they are near the market. Where is the market? The market is over there. Are all the things available in the market? Yes, there are. All the things are available in the market. इस तरह से ये कॉन्वर्सेशन एक चलेगी, ठीक है. तो इसमें देर इज का इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज न्यू कमर वांट्स टू नो अबाउट दैट एरिया, wants to know about the existence and presence of some markets or some things about that particular area. तो आपने इसको सोचा और उसके बाद ये अपने स्टूडेंट्स को आप देंगे. लेकिन ये चीज़ उस वक्त होगी when you give them practice. जब आप उनको प्रैक्टिस देंगे, ड्रिलिंग उनकी करेंगे, then you can give them activity. ऐसी नहीं होगी एक्टिविटी पहले दे दी और स्टूडेंट बेचारा सोच रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ और किस तरह से बोलूँ. Is that clear? So choosing study activities. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी एक्टिविटीज चूज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज आपको चूज करनी है. वी फ्रिक्वेंटली डिसाइड हाउ एंड व्हेन टू हैव आवर स्टूडेंट्स स्टडी लैंग्वेज फॉर्म एंड यूज ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस. अब ज़ाहिर है बाज़ औक़ात हमारे पास सिलेबस होता है, बाज़ औक़ात कोर्स बुक होती है, सो दे एक्सप्लेन एंड एक्सरसाइज वी आर हैप्पी टू यूज़ ऑलमोस्ट अनचेंज. तो हम लोग उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं. बट इन मैनी केसेस वी हैव टू डू आवर सेल्फ, क्योंकि लैंग्वेज सेंटर में बाज़ औक़ात आपसे कहा जाता है कि वेयर इज़ योर क्रिएटिविटी, यू हैव टू ब्रिंग मैनी थिंग्स ऑन योर ओन. क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखें. ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू फॉलो ऑल द टाइम बुक्स, समटाइम वी गो बियॉन्ड द बुक्स एज वेल. सो चूजिंग स्टडी एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन फॉलोइंग प्लानिंग प्रिंसिपल्स. व्हाट शुड बी योर प्लान? हाउ विल यू टीच स्ट्रक्चर? what activities you will give them after teaching them, and whether these activities are good for them or not, ये भी फिर आपने देखना होगा. So following planning principles. Then explaining things. Just during the explanation stage, we will need to demonstrate both meaning and language. दोनों आपने बताना होता है, meaning भी और language भी. There are many ways to do this, और इसके भी बहुत से तरीके होते हैं जो कि इंशाल्लाह हम अभी next class में देखेंगे. Is that clear? So here I've told you how to teach structure in 1 or 2 structure. मैंने आपको example के तौर पे बताया, और इस तरह से बेशुमार बहुत सारे structure जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, and you can get the result. Okay, see you after 5 minutes. Okay, sir.